कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं, ये जो कुचक्र है, जो दुख है, दरिद्रता है, पीड़ा है, अभाव है, शोषण है, लूट है, कैसे मैं अपनी आहुति डाल पाऊं। तो वो सब सपने लेकर के आप किसी न किसी के माध्यम से इस सभा में पहुंचे। तो जितनी मेरी समझ बन पाई या जितना मैं समझ पाया या मैं स्वयं जो चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित से प्रेरणा लेकर के कि उन्होंने जो व्यवस्था परिवर्तन का एक सपना अधूरा छोड़ा, उस व्यवस्था परिवर्तन को कैसे हम एक गिलहरी की भूमिका में हम निमित्त बन सकते हैं। तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जितना मैं समझ पाया कि एक शब्द है जिसको आप और हम सुनते हैं, शायद आप ये समझते भी होंगे, आपकी और ये हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये आप मानते होंगे। क्या ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध लड़ाई है, किसी पार्टी के विरुद्ध लड़ाई है? तो ये लड़ाई शब्द निकल के आता है कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में मैं जो घटक मानता हूं उस व्यवस्था के, आप अपनी अपनी भूमिका का आकलन कर लीजिएगा। और जनता सरकार मोर्चा के ये जो कार्यक्रम है या वो जो आंदोलन है, वो क्रांति है, वो परिवर्तन है, वहां आपकी भूमिका कहां हो सकती है? आप इस पर चिंतन करना, चर्चा करना। उस व्यवस्था रूपी पेड़ को, उस व्यवस्था रूपी दानव को, जो एक शब्द आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या बहुत से साथी ये सोचते हैं कि उन मल्टी मिलेनियर के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। आखिर वो जिन टूल्स का इस्तेमाल अपने उन षड्यंत्रों को, अंतिम व्यक्ति को गुलाम और दरिद्र बनाने के लिए जो अपनाते हैं, उस व्यवस्था में आप और हम आखिर कहां अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार कर पाते हैं, वो शायद आपको आभास हो जाएगा। मैं लंबा नहीं, सिर्फ संक्षेप में थोड़ा थोड़ा आपके बीच में रखूंगा। सबसे बड़ी एक व्यवस्था है जिसको सरकार रूपी शब्द के रूप में आप और हम देखते हैं कि सरकार सरकार सरकार, वो किसी भी राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है। एक बात और मैं रखूं, ये शब्द और ये विचार और समझ मेरी है, किसी साथी की विपरीत भी हो सकती है। ये प्लेटफॉर्म अपने अपने विचारों को साझा करने का है। आपको अच्छे लगे तो ग्रहण करना, आपको बुरे लगे तो मुझसे मिल लेना। मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं या आप मुझे संतुष्ट कर पाए। तो इस सरकार रूपी पेड़ में जो मैं मानता हूं, एक स्थायी है घटक कार्यपालिका, जो बिल्कुल उच्च से लेकर नीचे तक जो गांव की जितनी भी पॉलिसियां इंप्लीमेंट होती हैं, उसमें आपके और मेरे उस कार्यपालिका के स्थायी लोग हैं। वो लुटेरे हैं जो शोषण का माध्यम बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, IPS, SDM। वो एक स्थायी निरंतर प्रक्रिया है जो यथावत चलती रहती है। उस सरकार रूपी में दूसरा जो घटक है वो विधायिका के लोग हैं, जो गांव से लेकर के और एक संसद तक आप चुनते हैं। तीसरा जो घटक है वो न्यायपालिका रूपी तंत्र है, जहां कार्यपालिका और विधायिका फंसती हुई दिखती है तो वो न्यायपालिका बड़ी आसानी से इनको निकाल करके ले जाती है। चौथा जो इनका भाई है वो मीडिया है। ये चारों जो लोग हैं, कोई भी कुचक्र है, कोई भी षड्यंत्र है, कोई भी उन दानवों ने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, इन चारों की मिली भगत आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। इन चारों में क्या आप इस थोड़े कालखंड में न्याय रूपी जो तंत्र है, कहीं वो आपको आपका संरक्षक नजर आता है और वहीं उसका जो चरित्र आपको नजर आएगा। छोटे जो अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम हुए, एक ब्रिजभूषण शरण का केस था। पूरे देश ने कितने गर्व से ये देखा कि कितनी चतुराई से उन्होंने सिर्फ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दूसरा केस जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने, भाई सुनील ने जो करनाल में संघर्ष किया, आकर्षण उत्पल का नाम आपने सुना होगा। आप दोहरा चरित्र देखिएगा और अपनी ऊर्जा को, अपने सामर्थ्य को
कितने बड़े लेवल पे आपको तैयार करना है। वही आकर्षण उपल को उसी एफआईआर के दम पर आज भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ना विधायिका बोलती है, ना कार्यपालिका बोलती है, ना मीडिया बोलता है, लेकिन न्यायपालिका भी जिस ब्रिजभूषण शरण के केस में सिर्फ ये संज्ञान लेती है कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, जबकि कितना बड़ा मामला उसके ऊपर बढ़ता था। तो आप ये दोहरा विरोधाभास देख लीजिएगा कि ये जो चारों तंत्र हैं, इनके अंदर आपको अपना सामर्थ्य, आपको अपनी ताकत, आपको अपनी ऊर्जा कहां पर लगानी है, कितनी संगठित ताकत आपको चाहिए, क्योंकि ये जो ताकतें हैं ये इतनी सफाई, इतनी टेम्परामेंट के साथ, इतने धैर्य के साथ और इतनी प्लानिंग के साथ चलती है। चारों एक दूसरे की संरक्षक है, चारों एक दूसरे की पूरक है। और जो देवेंद्र भाई ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, एक जो मुख्य घटक व्यक्ति रूपी जन, व्यक्ति, प्राणी, उसका जो ये हम नारा बोलते हैं, ये आपकी स्वघोषित घोषणा है कि जनता ही सरकार है। लेकिन वर्तमान में ये आपका और हमारा कमिटमेंट है जिसको भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल इसके विपरीत है। जनता ही सरकार है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं? हम ये इसलिए बोलते हैं ताकि आप पूरी योजना और नीति से चलना होगा। जब आप व्यक्ति रूप में थे, आप किसी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, आप किसी संगठन के सदस्य हो सकते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, आपको ऐसे योग्य साथी मिलेंगे, वो किसी भी संगठन से हो सकते हैं, पार्टी से हो सकते हैं। लेकिन आज उनको जब आपकी बात समझ में आएगी तो आपको बड़े ही आत्मीभाव से उनको अपने साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि व्यक्ति मूल में है। जब षड्यंत्र रचे जाते हैं तो वो भी व्यक्तियों के द्वारा है, और यदि समाधान होगा वो भी व्यक्तियों के द्वारा होगा। इसलिए मूल में व्यक्ति है। आपकी और हमारी औकात नहीं है कि हम व्यक्ति का निर्माण कर दें, लेकिन व्यक्ति की समझ को विकसित किया जा सकता है, व्यक्ति के विचारों को, चिंतन को उत्कृष्ट किया जा सकता है, व्यक्ति की भावनाओं को अच्छी दिशा में चलाया जा सकता है। और वो संभव है जब कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, त्याग और समर्पण से लड़ा जाए। तो आप और हम जिस यात्रा पर चले हैं, आज आप एक व्यक्ति रूप में हैं, आप एक संस्था रूप में हैं, लेकिन आपको एक मूल में आपका परिवार है। केवल भावना में ना चल करके ये यात्रा बहुत लंबी है। आपको अपने परिवार के साथ अपनी जो पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेवारियां हैं उनको संभालते हुए और अपने आप को तैयार करते हुए इस यात्रा में चलना है। और जैसे जैसे आपकी समझ विकसित हो, जैसे जैसे आपको दिशा निर्देश मिले, क्योंकि एक किसानी करने वाला साथी जब अपने खेत से उस जहर को दूर करता है तो आप ये मान करके चलना कि आपने उस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। बेशक आज आप अकेले हैं, लेकिन जिस दिन आपने वो कारवां सैकड़ों, हजारों, लाखों में तैयार कर लिया तो वो बड़ी से बड़ी व्यवस्था उसी वक्त ध्वस्त हो जाती है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ उस समझ पर निर्भर करता है। आजादी के कालखंड में एक नाम जिससे आप और हम प्रेरणा लेते हैं, स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित। यदि वो व्यक्ति स्वयं अकेला न चलता तो शायद ये कारवां आपको, हमें इस यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर पाता। आजादी के कालखंड से पहले जब वो गुलामी का कालखंड था, उसी गुलामी के कालखंड में 3-4 नाम मैं आपके जहन में डालता हूं, जिससे यदि किसी साथी को ये लगे कि अकेला व्यक्ति या सीमित सामर्थ्य का व्यक्ति बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ, अकेला व्यक्ति
बड़े परिवर्तन का आधार को तैयार कर सकता है, लेकिन बड़े परिवर्तन को साकार करने के लिए वो संगठन और वो हजारों लाखों सिर, हजारों लाखों भावनाएं, हजारों लाखों समझ, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, त्याग वो सम्मिलित होगा तो वो जो परिवर्तन का आधार है वो परिवर्तन को साकार रूप दे पाएगा। उसी कड़ी में जिनसे आप और हम भी प्रेरणा ले सकते हैं, या जो हमें विद्वानों से सुना, एक नाम आपने सुना होगा जो अपने मोर्चे के प्रथम पंक्ति में रखा गया है, स्वामी दयानंद का नाम आपने सुना होगा। ये व्यक्ति अकेला चला था और जब ये व्यक्ति अकेला चला और जो उनके जो अनुभव उन पुस्तकों में हम पढ़ते हैं तो ऋषि दयानंद जी बताते हैं कि जब मैं अपने व्याख्यान में बोलता हूँ तो मेरे सामने एक या दो व्यक्ति बैठा होता है और मुझको सुनने वाला जो मेरी हंसी कर रहा था, जब वो मुझसे पूछता है कि स्वामी जी महाराज या संत सन्यासी तुम किससे बात कर रहे थे, तो ऋषि महाराज कहते हैं मेरा काम है कर्म करना, और जब मैं अपने कर्म पर निरंतर भाव से चरई लेती चलता चलूंगा तो कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। उसी कड़ी में कुछ बाहरी दुनिया के विदेशी जो मुल्कों के नाम है, लेनिन का नाम आपने सुना होगा। रूस के संदर्भ में आप लेनिन को डालना और रिसर्च करना, वो व्यक्ति अकेला ही चला था। उस व्यक्ति ने अपने परिस्थितियों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया और जो उसका संकल्प था अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, उन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना, तो लेनिन का जब आप नाम रिसर्च करोगे तो रूस की क्रांति में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम आपको नजर आएगा। इसी कड़ी में जब राजीव भाई हमें बताते थे कि जो क्रांतिकारी थे, जो ये शब्द निकल करके आता है कि जब 7.5 लाख क्रांतिकारियों की शहादत से आपको और हमें आजादी मिल गई, तो उस आजादी के कालखंड में आखिर वो व्यवस्थाएं एज यूं की यूं आपके और हमारे बीच में शोषण के लिए क्यों रही। तो यहाँ जब मैं अपनी समझ को विकसित करता हूँ और मैं आपसे भी आह्वान करूंगा कि आप उस आजाद भारत के दृश्य को, गुलामी से आजादी की ओर जब वो भारत प्रवेश करता है तो आपके सामने एक प्रश्न है और अतीत की छोटी सी घटना आपके पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से 3 दृष्टांत आपके बीच में मैं रखता हूं। जनता सरकार मोर्चा का एक वो साथी जो इस सभा में बैठा है या इस मोर्चे का मुहिम का साथी है, वो उन 2 परिस्थितियों का आकलन करना। आपके पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में जो तांडव रचा गया, एक षड्यंत्र रचा गया, एक विरोध दिखाया गया कि अमुक व्यक्ति के विरोध में, असंतोष में श्रीलंका की जनता खड़ी होती है, और जैसे ही आप देखते हो उसके समानांतर तैयारी ना करने वाले लोगों के अभाव में जो वो मौका उस मुल्क की जनता को उन ताकतों ने दिया था, जिस उस मौके की समझ को आप और हम विकसित कर सकते हैं। आप कल्पना करना, यदि श्रीलंका के अंदर ऐसे हजारों लाखों सैकड़ों युवा अपनी प्रतिभा को अपनी मातृभूमि की परिस्थितियों के लिए अपनी अपनी योग्यता से तैयार कर लेते, तो वो जो मौका उस देश को मिला था, क्या वो परिवर्तन स्थायी और उस देश के अनुकूल नहीं हो सकता था? लेकिन वहां तैयारियों का अभाव था, वहां उस तरह के चिंतन का अभाव था, तो अमुक व्यक्ति को उतार करके अमुक व्यक्ति को बैठा दिया गया। इसी दृष्टांत को उस गुलाम भारत से आजाद भारत में जब ये मुल्क प्रवेश करता है और उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने शहादत दे दी थी, लेकिन ऐसी क्या कमी इस देश के अंदर थी कि जो डिप्लोमेटिक लोग थे, क्या वो क्रांतिकारी केवल एक ही तैयारी पे थे कि हमें गोली खानी है, हमें फांसी लेनी है? क्या उनका वो जो सपना था कि मेरा देश वर्तमान भविष्य में उस सबको, निज को, आजादी को प्राप्त करेगा, जो भाषा की आजादी होगी, जो तंत्र की आजादी होगी, लेकिन शायद
उस वक्त वो अभाव रहा था। इसीलिए आप और हम इस आजादी के कालखंड में भी इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद आज भी हम ठगा महसूस करते हैं। और आज भी एक एक भाई, एक एक बहन ये महसूस करती है कि मेरे ऊपर वही कानून की गुलामी, वही भाषा की गुलामी, वही वेशभूषा की गुलामी, वही तंत्र की गुलामी, उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों की शहादत के बावजूद भी। लेकिन आज आपके और मेरे पास मौका है। आपके पास जो सामर्थ्य है, आपके पास जो समझ है, आप अपनी समझ को विकसित कीजिएगा, आप अपनी परिस्थितियों को मजबूत कीजिएगा। आप व्यक्ति रूप में मजबूत होंगे, आप परिवार रूप में मजबूत होंगे, तो आप संगठन रूप में मजबूत होंगे। और जब संगठन रूप में मजबूत होंगे तो इस देश के सामने जो प्रश्न है, इस देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों का जवाब आप और हम दे सकते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में सामर्थ्य सीमित नजर आएगा, लेकिन वो जब अकेले अकेले का सामर्थ्य एक समूह में परिवर्तित होगा तो एक से एक विद्वान, एक से एक बुद्धिजीवी आपके और हमारे बीच में एक साथी बैठा है जिसने अपने जीवन के 20 वर्ष की तपस्या आपकी और हमारी भावनाओं से प्रेरित होकर के आपको और हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सौंप दी। तो ये वो संयोग है, जब हम चलते हैं, हम संघर्ष करते हैं, तो ऐसे ऐसे वो साथी वर्मा जी जैसे इस देश के अंदर प्रतीक्षा में बैठे हैं, आकांक्षा में बैठे हैं, सपनों को बुन रहे हैं। उन सपनों को पंख देने के लिए, उन सपनों को आजादी देने के लिए आप और हम कमिटमेंट के साथ, आप और हम विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, त्याग के साथ, श्रद्धा के साथ, लेकिन प्रबंधन के साथ। वो प्रबंधन आपके व्यक्तिगत जीवन का, पारिवारिक जीवन का और समाज में आपके आचरण का, कि कैसे आप एक अच्छे वक्ता नहीं हैं तो कैसे समाज को आप अपने साथ जोड़ेंगे। तो वहां आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका आचरण काम आएगा। बेशक आपके पास इन वैश्विक षड्यंत्रों की समझ नहीं है, लेकिन आप अपनी भाषा में अपने जीवन से उस समाज को ये मौका दे देंगे, ये विश्वास दिला देंगे कि मैं समाज के लिए अच्छा करना चाहता हूं। मेरे साथी इस समाज को, इस देश को उन बुराइयों से, उस गर्त से निकालना चाहते हैं, तो वो आपके व्यवहार से प्रभावित होकर के आपके साथ लगेंगे। यदि वक्ता होना ही गुण हो तो आप वर्तमान में इस देश के उस प्रधानमंत्री का उदाहरण ले सकते हैं जो कितना अच्छा ओरेटर है, कितना अच्छा वक्ता है, लेकिन जिस संगठन ने उसको पैदा किया, उस संगठन का एक ध्येय वाक्य है, आप YouTube और गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चाहता है। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो पीड़ा, वो टीस आपके बीच में साझा कर रहा हूं। वो संघ के लोग या संघ के पदाधिकारी या जो संघ को बनाने वाले, उन्होंने एक वाक्य दिया कि हम देशभक्त लोग देना चाहते हैं, हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति जगाना चाहते हैं। लेकिन विडंबना देखिएगा, आजादी के इस कालखंड में जिस देश की जनता ने इन्हें इतने सांसद दिए, क्या वो संगठन इस देश को ऐसा पुरोधा और ऐसा योद्धा नहीं दे सका जो आंख में आंख मिला करके इस देश की वर्तमान चुनौतियों पर बोलने का साहस कर सकता हो। कहीं ना कहीं ये अभाव है, ये कुंठाएं हैं, जो ये संगठन नहीं कर सके वो आपको और हमें करना है। सामर्थ्य सीमित है, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है, उस समझ को विकसित किया जा सकता है। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि आपने जो जो यहाँ से सुना, हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन आपने बहस नहीं करनी, आपने विरोधाभास पैदा नहीं करने। जितनी भी आपकी समझ बने, आप अपनी भाषा में उन साथियों को समझाना, और जो आपको मुद्दा मिला है शायद ये उन सारे षड्यंत्रों से बड़ा है। यदि इसका कार्य आपने और हमने तैयार कर लिया तो उन सब के जवाब इससे मिल जाएंगे। तो आप सभी को, सब साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।